तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का लोकतंत्र का चैप्टर नंबर 7, जो कि है लोकतंत्र के परिणाम। दोस्तों, हमने जो है वीडियो का फर्स्ट पार्ट पहले ही हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आज जो है मैं वीडियो का सेकेंड पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के सेकेंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे असमानता और गरीबी में कमी। यहाँ से जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। और दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो जो सबसे पहले जाकर उसे देखिए, तभी जो है आपको चैप्टर समझ में आएगा और आप जो है सही से पढ़ पाओगे और चैप्टर को समझ पाओगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो असमानता और गरीबी में कमी। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर ही है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कि ज़्यादा तरंग संगत कि वह आर्थिक असमानता को कम करेंगे। यानी आर्थिक समृद्धि तो अलग है। वैसे बात तो इसकी पहले बात हम करेंगे लोकतंत्र में किस चीज़ की, कि ये जो है वो सबको बराबर माने, किसी कोई भी जो है वो असमानता किसी के बीच भी ना हो। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है। यानी अगर देश में हमारा आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है तब भी क्या सबको जो है वो बराबर धन मिलता है। सबको जो है वो, जो भी गरीब है अमीर है, सबको बराबर धन मिलता है इस चीज़ का, कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें। यानी सबको जो है, जो भी देश की अर्थव्यवस्था कमा रही है, देश की जो भी आमदनी हो रही है, उसमें सबको जो है वो बराबर का हिस्सा मिले, और चाहे वो अमीर हो या गरीब कोई भी हो, वो अपनी जीविका गुजार सके। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है। यानी देश में जो है, अगर हम आर्थिक समृद्धि की बात करें, यानी जब हमारी इकोनॉमी बढ़ती है और जब सबको एक साथ मतलब बराबर पैसे दिए जाते हैं, तो ये क्या हमारा साथ साथ हो पाता है। क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है। यानी अगर हम लोकतंत्र प्रक्रिया को, व्यवस्था को ले आते हैं, तो क्या सबको बराबर धन, सबको बराबर सम्मान, सब कुछ बराबर दिया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। यानी जो राजनीतिक होती है लोकतंत्र में, उसमें क्या होता है कि सब तो बराबर होते हैं, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है उसमें हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। यानी हर व्यक्ति को जो है वो बराबर माना जाता है, किसी को बड़ा या छोटा नहीं माना जाता। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। यानी अगर लोकतंत्र में दोनों तरह के लोग जाएँ, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, अगर दोनों तरह के लोग जाएंगे तभी जो है वहाँ पर हमें समानता देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर गरीब ही लोग चले गए तो गरीब लोग क्या करेंगे कि वो जो है गरीबों के हित के लिए करेंगे, अगर अमीर लोग चले गए तो वो अपनी जो आर्थिक समृद्धि उनकी उसी को ठीक करेंगे। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। यानी जो अमीर लोग हैं, जो धन संपत्ति वाले लोग हैं, वो जो देश का अनुपात है उससे बहुत ज़्यादा हिस्सा अपना पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। यानी जो देश की टोटल इकोनॉमी है उनमें उनका हिस्सा गरीब लोगों का ज़्यादा है और अमीर लोगों का ज़्यादा है और गरीबों का कम है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतों पूरी करने में मुश्किल आती है। यानी जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, और जब हम बहुत निचले हिस्सों में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लोगों के पास भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इन सब की चीज़ों के लिए भी उनको ग्रहण करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। यानी अगर सच में वास्तव में कहा जाए तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो जो आर्थिक असमानता, यानी सबको बराबर पैसे देने की जो व्यवस्था है, उसको ठीक से नहीं कर पाई हैं। अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। यानी जो पार्टियां हैं अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं वो उन्हें हटा देंगे, क्योंकि गरीब लोगों की हमारी वोटिंग में संख्या ज़्यादा है, जो गरीब मतदाता हैं, और जो अमीर मतदाता हैं उनकी संख्या कम है। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। यानी फिर भी जो सरकार हैं वो समझती हैं कि गरीबों के वोट ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहती कि सबको जो है वो बराबर पैसा मिले। उनको बस ये चाहिए कि आप उन्हें वोट दे दें और उसके बाद वो सब कुछ भूल जाती हैं। कुछ अन्य देशों में हालात
इससे भी ज़्यादा ख़राब है। यानी कुछ ऐसे देश हैं जिनमें भारत से भी ज़्यादा ख़राब हालात हैं, जहाँ वहाँ पर गरीब तो बहुत गरीब है और अमीर जो है वो बहुत अमीर है। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। यानी कई देश तो ऐसे हैं जो अपने खान पान के लिए दूसरे देशों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो है सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। यानी जो हमारे समाज में विविधताएं होती हैं, जो बहुत सारी विविधताएं होती हैं अलग अलग, उनमें कैसे जो है वो आपस में मतभेद होता है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव को जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। यानी लोकतंत्र में क्या होता है कि सब जो है वो एक दूसरे की बात को सुनते हैं और सद्भावना वहाँ पर होती है। यानी कोई भी जो है वो लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। यानी इसके पहले जो अध्याय हमने पढ़े थे उनमें हमने क्या देखा था कि वहाँ पर जो हमारे देश है उसमें क्या है कि जो सामाजिक विभाजन है, हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, जातियाँ हैं, तो उनको लोकतंत्र अच्छी तरह से संभालता है। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। तो गाइस, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है एसएसटी का, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। इस चैप्टर को भी आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो आगे पढ़ते हैं हम। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदियों को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। यानी जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो क्या करती है कि उनके जो कंपटीशन है उनको भी संभालती है और उनको भी साथ साथ विकसित करती हैं। इससे क्या होता है कि जो उनके कंपटीशन में जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो क्या करते हैं कि अब वो दंगा तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी भी मांगें पूरी हो रही हैं। अगर वो दंगा करने जाएंगे तो जनता उनसे सवाल करेगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बेफालतू में तो आप मार नहीं सकते किसी को। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता। यानी चाहे कोई भी व्यवस्था आ जाए, कोई भी समाज आ जाए, उसके अंदर जो टकराव है उनको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। पर हम इन अंतरों और विवादों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम बातचीत करें, विचार विमर्श करें, तो इन चीज़ों को जो है काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है और इस काम के लिए कि हम कैसे जो है लोगों के मन में सद्भावना लाएं, इसके लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा तरीका है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। यानी जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता वहाँ पर क्या होता है कि जो मेन आदमी होता है वो अपनी इच्छा चलाता है अपनी, और अगर कुछ भी देश में होता है तो वो उस पर ध्यान नहीं देता, और जब वो हो रहा है तो होने दो, उसका क्या जा रहा है, ऐसा वो सोचता है। इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालने निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो हैं वो जो देश में विविधताएं हैं उनको आपस में जोड़े रखती हैं। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना होता है। यानी ऐसी 2 शर्तें होती हैं जिनके कारण श्रीलंका में बहुत बड़ा विवाद हो गया था, वहाँ पर गृह युद्ध हुआ था, जिसके कारण वहाँ पर लाखों हज़ारों लोग मारे गए थे। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो है 2 शर्तें लोकतंत्र व्यवस्था में होनी चाहिए। अगर वो 2 शर्तें अगर सारी पार्टियाँ सब लोग पूरा करेंगे तो इससे जो है देश में कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। यह गौर करना जरूरी है। यहाँ पर पहला पॉइंट है यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। यानी बहुमत का क्या है, मान लो एक हिस्से ने किसी पार्टी को वोट दे दिया, दूसरे हिस्से ने भी दे दिया उसी पार्टी को वोट, दूसरे हिस्से ने भी उसी पार्टी को वोट दे दिया, लेकिन अब क्या होगा कि तीसरे हिस्से ने किसी और पार्टी को वोट दे दिया। तब ऐसा नहीं है कि बस जो पार्टियां इन दोनों चीज़ों के लिए काम करेगी उसे इनके लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूरे में जो है पूरे सत्ता में जीत हासिल की है। उसके साथ काम करने की ज़रूरत होती है, तभी सरकार जान सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। यानी तभी सरकार जो है सबको जो है वो बराबर मानती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं है। यानी बहुमत और अल्पमत जो है वो कोई स्थायी चीज़ नहीं है, वो आप बार बार बदलते रहते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई के आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत का शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। यानी बहुमत का अर्थ ये नहीं होता कि कोई एक धर्म है या फिर कोई एक जाति है, वो सबसे ज़्यादा संख्या है तो वो उसने वोट दिया तो वो बहुमत हो गया, वो नहीं।
किसी भी देश में या फिर किसी भी राज्य में अलग अलग समूह, अलग अलग जातियों के लोग एक तबके को वोट देते हैं, एक जो ग्रुप है उसे वोट देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बहुमत। लोकतंत्र तभी एक लोकतंत्र रहता है जब प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। यानी लोकतंत्र हम तभी कहेंगे जब कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी बहुमत का हिस्सा होगा, तभी जो है हम उसे लोकतंत्र कहेंगे। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनाने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। यानी अगर मान लो कोई व्यक्ति है, यहाँ पर उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया गया है, तो अगर कोई जो व्यक्ति है उसका जन्म होता है बहुसंख्यक, यानी देश में जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर उसका जन्म हुआ बहुसंख्यक समुदाय में, अब उसे जो है लोग रोका जाता है कि तुम जो हो वो बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते, उसे जो है रोका जाता है। तो अब क्या होगा लोकतंत्र में कि लोकतंत्र जो है अगर उस व्यक्ति की इच्छा होगी तभी जो है वो बदलेगा अपना जो दल है, वरना वो दल नहीं बदलेगा। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी, यानी जो नागरिक हैं उनकी गरिमा और उनकी आज़ादी कितनी ज़रूरी है लोकतंत्र में। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोकतंत्र व्यवस्था जो है वो बहुत आगे है इन सब दूसरी व्यवस्थाओं से। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। यानी वो क्या करता है, लोकतंत्र की जो भी लोग हैं उन सबको समान मानता है, और समान मानता है तो इससे क्या होता है कि सब लोग अगर समान है तो वो आपस में क्यों लड़ेंगे? सबको एक ही जैसी आय मिल रही है और सबको एक जैसा सम्मान मिल रहा है, तो वो लड़ाई क्यों करेंगे? अब मान लो आपके इलाके में कोई एक व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है, जो अमीर है उसे तो सब पूछ रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उसे कोई नहीं पूछ रहा। अब वो क्या करेगा? उसे तो गुस्सा आएगी कि भाई मेरी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा, उस सामने वाले व्यक्ति की सब इज्जत कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर टकराव पैदा होगा। जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। यानी अगर हम अपना सम्मान और अपनी गरिमा चाहते हैं, वही जो है हमारा लोकतंत्र है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर। यानी यहाँ हर किसी कानून जो लोकतांत्रिक शासन है उसके कानून में ये बात लिखी गई है कि सबको जो है वो बराबर सम्मान और जो गरिमा है उनकी वो मिलनी चाहिए। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो सब नागरिकों के जो उनके सम्मान है, उनका अधिकारों का जो सम्मान है उनका ध्यान नहीं देती उनके ऊपर। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे उनके लिए एक एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यानी अब मान लो कि कोई सरकार है वो एक समूह को जो है वो समानता नहीं दे रही। अब वो जो लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद अपने आप को पिछड़ा हुआ मानते हैं। इसलिए लोगों को भी जो है वो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही एक उदाहरण लें। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और आज अगर कहीं यह हालत है तो उसका यह मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। यानी पहले जो था अधिकतर जो मेन व्यक्ति रहते थे, नेता रहे हों चाहे राजा रहे हों, उन सब में क्या होता था कि पुरुष ही मेन होते थे। लेकिन बाद में बहुत संघर्ष के बाद महिलाओं के बाद में उनको सम्मान दिया जाने लगा। उनको जो है घर से बाहर निकल कर जो है देश को देखने के लिए उन्हें जो है सीट दी गई। उन्हें बहुत सारे प्रत्येक अलग अलग चीज़ों में जो है उन्हें मौके दिए गए और उनके लिए सीटें आरक्षित भी की गई। बहरहाल एक बार सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यता और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। यानी अब जो है जब और सभी महिलाओं को जो है वो उनके अधिकार मिल गए हैं, तो अब अगर महिलाएं चाहें तो वो किसी भी चीज़ के खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकती हैं, क्योंकि उनका जो संघर्ष है वो सफल हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव ना थी, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य है ना नैतिक रूप से। यानी जो अलोकतांत्रिक देश हैं वहाँ ये बात मान्य नहीं है। वहाँ जो है स्त्रियों को कभी भी जो है पद से हटाया जा सकता है, उन्हें जो है पुरुषों की बराबर सम्मान नहीं दिया जाता। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। यानी ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी चीज़ें कहाँ होती हैं जहाँ पर जाति होती है। यानी जो उनकी जाति का अगर कोई नेता बन गया तो वो दूसरी जाति वालों को नहीं ध्यान देता उनके ऊपर।
भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ने कमज़ोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों को समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया। यानी भारत में जो लोकतांत्रिक सरकार है उसने क्या किया कि जो भी जातियां हैं, जो भी समूह हैं और जो भी धर्म है, उनको सबको बराबर लाने की एक बार उन्होंने पहल की गई ताकि सब जो है वो बराबर बने रहें। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी और नैतिक बल नहीं होता। यानी ये जो होते हैं आजकल भी हमें ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि जो पिछड़ी जाति का व्यक्ति उसे मार दिया गया या फिर उसके साथ अन्याय किया गया। इस तरह से संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। और यही बात है कि जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो अपने आप को जो है वो कानून से जुड़ा हुआ मानते हैं। अगर कुछ भी बात होती है तो वो अपने लोकतंत्र के अधिकारों का जो है वो उपयोग करते हैं और जो आरोपी है उसे सजा दिलवाते हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती। यानी लोकतंत्र की एक खासियत और है कि इसमें जो है वो कानून कुछ भी जो है वो सेव नहीं है। यानी अगर समय आने पर हम उसे बदल भी सकते हैं। इसमें जो कुछ भी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। यानी अगर लोकतंत्र की कोई एक नियम लाए, अगर वो जांच पर खरा उतरा तो उसे बार बार लागू करेंगे। उसमें और हम क्या चेंज कर सकते हैं, क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो इससे बहुत सी नई नई चीज़ें आती रहेंगी। और मान लो एक कानून पास हो गया तो दूसरी चीज़ के ऊपर कानून बनाएंगे। इस तरह से लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वह और लाभों की मांग करने लगते हैं। वह लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वह हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं को पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। यानी जब भी हम लोकतंत्र अगर हमारी कोई एक इच्छा पूरी कर देता है तो हम जो है उसके आदी हो जाते हैं। फिर हम और मांगे करते हैं कि हमारी ये मांग पूरी होनी चाहिए, ये मांग पूरी होनी चाहिए। और जब वो हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाती तब हम कहीं भी अगर कैमरा जर्नलिस्ट के सामने जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं जहां हमें अपनी बात रखने का मौका मिलता है, हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे मन में भड़ास है, शिकायतें हैं, हम उनको जो है सरकार के ऊपर थोप देते हैं और लोकतंत्र के ऊपर भी। शिकायतों को बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। यानी ये जो शिकायत हैं ये बुरी नहीं है, शिकायतों का बने रहना ही लोकतंत्र की सफलता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। यानी जो सत्ता में लोग हैं अब उनके ऊपर प्रेशर कौन बनाएगा? जो आम जनता है, जो उन्हें वोट देती है वो। अब लोग जो है वो अपने अधिकारों को समझने लग गए तो उन्होंने जो है आवाज़ उठानी शुरू कर दी, जिससे नेता जो है वो भी सही से काम करने लगे। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जनता की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है या उनके अपने हितों को प्रभावित करता है। यानी अगर जो नेता लोकतंत्र में रहने वाले लोगों की बातें नहीं मानेंगे तो उनके लिए भी खतरा हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में वो लोग जो हैं वो उन्हें ना चुने। सो गाइस, इस चैप्टर में अब इतना ही। आगे जो है हम हिस्ट्री का पढ़ेंगे, आपका फर्स्ट चैप्टर। तो वीडियो को लाइक कर देना पसंद आई हो तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको अभी भी एसएसटी का सिलेबस नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वहाँ से जाकर बुक में टिक लगा लो, तभी जो है आप ठीक से पढ़ पाओगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।